18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में हमारे 16 जवान शहीद हो गए थे। इसके ठीक एक हफ्ते बाद पीएम मोदी ने 26 सितंबर को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। उनका संकेत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उस पानी से था जो भारत से बहकर पाकिस्तान जाता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए महज 2 वर्ष ही हुए थे, लेकिन अब अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी उस 8 वर्ष पुराने बयान को जमीन पर उतारने की तैयारी में हैं। उस बयान को कि आतंकवाद यानी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग की है और इसे लेकर बीती 30 अगस्त को भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा गया है। दरअसल 1960 में हुए इस समझौते के आर्टिकल 12 के तीसरे सब क्लॉज में एक प्रावधान ये भी है कि आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इस समझौते में बदलाव और संशोधन किए जा सकते हैं। इसी अनुच्छेद के अनुरूप भारत ने अब इस समझौते में बदलाव की मांग की है और इसके लिए भारत की तरफ से 3 प्रमुख वजहें दी गई हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जिस ट्रांस हिमालयन और हिमालयन क्षेत्र से होकर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, वो विगत कुछ वर्षों से तेजी से जलवायु परिवर्तन का शिकार हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव इन नदियों के जल प्रवाह पर भी पड़ा है, क्योंकि पानी कम हो जाता है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस स्थिति में भी नदियों के स्तर पर प्रभाव पड़ता है और इसका सीधा असर आसपास रहने वाले जो लोग हैं, नदियों के किनारे बसे जो शहर हैं, वो प्रभावित होते हैं। एक दूसरी बड़ी वजह बताई गई है जनसांख्यिकी, उसका परिवर्तन और क्लीन एनर्जी की ज़रूरत। दरअसल सिंधु बेसिन में जो भारत में हिस्सा आता है, सिंधु बेसिन में, उसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है और इस हिस्से में पहले से कहीं ज़्यादा आबादी निवास करती है। अब उनकी पानी और ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं, जबकि भारत को पानी का हिस्सा उतना ही मिल रहा है। यही नहीं, भारत ने तय किया है कि वो जीवाश्म एनर्जी की जगह क्लीन एनर्जी पर फोकस करेगा। अब इसका एक बड़ा हिस्सा आता है पनबिजली, तो इस लिहाज से भी इस समझौते में बदलाव की जरूरत बताई गई है। और तीसरा कारण है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। भारत ने समझौते में बदलाव के लिए लिखित रूप से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को भी एक बड़ी वजह बताया है। भारत ने तर्क दिया है कि आतंकवाद की वजह से भारत अपने हिस्से के पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए संधि में बदलाव की आवश्यकता है। तो अब समझते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या और ये हुआ क्यों, और क्या भारत चाहे तो पाकिस्तान का पानी रोककर उसे बूंद बूंद पानी को तरसा सकता है। और आखिर सिंधु नदी इतनी अहम क्यों है? क्या ये पाकिस्तान की एक ऐसी कमजोर नस है जिसे जब चाहे भारत दबा सकता है और पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है? दरअसल पाकिस्तान की लाइफलाइन है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। भारत के पश्चिम में तिब्बत है, तिब्बत में ही हिंदुओं का पवित्र कैलाश पर्वत और उसकी तलहटी पर स्थित विशाल कैलाश मानसरोवर झील है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियां इसी झील से निकलती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये दोनों ही जो नदियां हैं वो एशिया की सबसे लंबी नदियों में शामिल हैं और एक ट्रांस हिमालय की एक ही झील से निकलने के बावजूद इन दोनों नदियों का रास्ता बिल्कुल अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और फिर लद्दाख के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से नदी फिर से पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में जाती है और फिर वहाँ से पूरे पाकिस्तान को लगभग कवर करते हुए, पार करते हुए करीब 3100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और फिर लद्दाख के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से नदी फिर से पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में जाती है, जो कि पीओके का हिस्सा है, और फिर वहाँ से पूरे पाकिस्तान को पार करते हुए करीब 3100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान में एक ही मेन रिवर है और वो है सिंधु नदी, और अगर ये नदी ना होती तो पाकिस्तान होता रेगिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का नाम भी इस नदी के कारण ही पड़ा है। तो ये है सिंधु नदी की अहमियत, और इसीलिए पाकिस्तान इस पर कोई भी बात होते ही बिलबिला जाता है। अब कोई भी नदी अपने जन्म के साथ तो बड़ी होती नहीं, उसे बड़ी बनाती हैं उसकी सहायक नदियाँ। तो इस सफ़र के दौरान सिंधु को रास्ते में 5 दूसरी बड़ी नदियों का भी साथ मिलता है, जिसमें एक है झेलम,
चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, यानी जो इंडस बेसिन है, जिसे इंडस बेसिन कहा जाता है, वो इन 6 नदियों से मिलकर बना है। अब ये कैसे बहती हैं 6 नदियाँ, आप इस मैप में देख सकते हैं। तो सिंधु नदी, पाकिस्तान की जो बड़ी आबादी है वो सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, अपनी प्यास बुझाने के लिए, इसी तरह खेती के लिए, सिंचाई के लिए, और पनबिजली का बड़ा हिस्सा भी इसी नदी के दम पर ही बनता है। अब कोई भी नदी अपने जन्म से बड़ी तो होती नहीं है, उसकी सहायक नदियां उसे बड़ा बनाती हैं। इसी तरह सिंधु को भी अपने सफ़र के दौरान 5 दूसरी बड़ी नदियों का साथ मिलता है, जिसमें एक है झेलम, दूसरी है चेनाब, तीसरी है रावी, चौथी है व्यास और 5वीं है सतलुज। यानी जो इंडस बेसिन है वो कुल इन 6 नदियों से मिलकर बहता है। अब ये नदियाँ कैसे बहती हैं आप उसे इस मैप में देख सकते हो। इसी बेसिन के इर्द गिर्द ही सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे पुराने शहर भी शामिल थे। ये है सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी अहमियत। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ तो तमाम संसाधनों के साथ साथ पानी को लेकर भी लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि इंडस रिवर का एक बड़ा हिस्सा था तो पाकिस्तान में, लेकिन ये नदियां निकलती हैं भारत से, इनका ओरिजिन भारत के ऊपर से होता है। अल्टीमेटली काफ़ी विवाद के बाद वर्ल्ड बैंक आता है बीच बचाव कराने के लिए। 1952 में वर्ल्ड बैंक ने इस निपटारे के लिए एक शुरुआत की और बीच बचाव किया, और 1960 में आखिरकार इस ट्रीटी को अमली जामा पहनाया गया। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक ये फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में आपको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नजर आएंगे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान नजर आएंगे, जो कि उस वक्त फील्ड मार्शल थे। 19 सितंबर 1960 को की ये तस्वीर है और उस दिन ही ये ट्रीटी साइन हुई थी। अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रीटी या ये समझौता था क्या। इस समझौते के तहत झेलम, चिनाब और सिंधु यानी ऊपर की जो नदियां हैं वो पूरी की पूरी मिलती हैं पाकिस्तान को, यानी इनका पूरा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, जबकि भारत को मिलती हैं रावी, व्यास और सतलुज, यानी इस इंडस नदी के साथ की जो नीचे की नदियां हैं। अब इनका पूरा पानी वैसे तो भारत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शुरुआत में उस वक्त पाकिस्तान को 10 साल का समय दिया गया था ताकि वो भी इन 3 नदियों का पानी यूज़ कर ले। ये 10 साल का वक्त इसलिए दिया गया था ताकि उस वक्त पाकिस्तान में चूंकि कैनाल सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, तो ये समय इसलिए दिया गया कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे नहरें वगैरह बनवा ले। तो उसकी एवज में उसे एक 1 टाइम का सेटलमेंट भी उस वक्त दे दिया गया था ताकि इससे उसके नुकसान की भरपाई हो पाए। 10 साल बाद भारत को अपने हिस्से की जो नदियां थीं, नीचे की जो ये नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनके इस्तेमाल का पूरा अधिकार मिल गया, पूरे पानी के इस्तेमाल का। और इसलिए इस पूरे समझौते को पार्टीशनिंग ऑफ द रिवर्स कहते हैं, ना कि शेयरिंग ऑफ द वाटर, क्योंकि इसमें मौसम और तमाम दूसरे फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। यानी गर्मी में पानी कम आए या ज़्यादा आए, यानी कोई कितने क्यूसेक पानी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये सब नहीं था। ये नदी आपकी है, ये नदी हमारी है, और इससे जो पानी आएगा वो आपका है, इससे जो पानी आएगा वो हमारा है। ये पूरी की पूरी कहानी थी। जैसे कि बांग्लादेश के साथ हमारी संधि है, वहाँ पे क्या है कि हमें ये तय करना होता है कि आप कितने क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा दूसरी किस्म का एक समझौता था। लेकिन इस समझौते में विवाद क्या है, अब ये समझते हैं। दरअसल भारत की जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं जो भारत के हिस्से में नहीं आती हैं, उनका कुछ हिस्सा तो भारत भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो भारत से होकर ही बहती हैं। जैसे झेलम है, सिंधु और चेनाब नदी। तो भारत ने क्या किया कि वुलर लेक में बारामूला के पास एक डैम बनाने का प्रयास किया। इस डैम के जरिए होना ये था कि झेलम नदी के पानी को थोड़ा सा नेविगेट किया जाए ताकि वो वुलर लेक में पहुंचे और गर्मियों के दिनों में जो पानी की कमी होती है उसे पूरा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज़ जताया। उसने कहा कि झेलम तो जी हमारे हिस्से की नदी है, इसमें आप कुछ कैसे कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल में लेके चला गया और 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकों के बाद भी मुद्दा नहीं सुलझ सका। कुछ ऐसा ही होता है बगलिहार प्रोजेक्ट के साथ, और वो प्रोजेक्ट भी अटक जाता है। आखिरकार 2010 में कई सालों की लड़ाई और जद्दोजहद के बाद इस प्रोजेक्ट को सुलझाया जा सकता है, और उसमें क्या था कि थोड़ी सी उसकी हाइट बढ़ानी थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से, इस पूरे समझौतों की वजह से कई सारे हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो डिले हो गए, और उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट में वक्त लगा उतना ही हमारा पैसा भी लगा। और कुछ ऐसा ही प्रोग्राम हुआ, कुछ ऐसी ही समस्या आई किशन गंगा प्रोजेक्ट में भी। यहाँ पर भी एक भारत गुरेज में, जो गुरेज सेक्टर है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहा था। इस किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है, और ये एक रनिंग वाटर प्रोजेक्ट था। यानी यहाँ पर बाकी नदियों की तरह बड़ा बांध बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भी ऐतराज़ जता दिया। रनिंग रिवर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें बड़े डैम नहीं बनाए जाते, नदी के बहाव का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे पानी का जो नुकसान है या उसका जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा रुकता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भी ऐतराज़ जताया। किशन गंगा दरअसल झेलम की सहायक नदी है, और इसलिए
पाकिस्तान ने कहा कि इसका पानी भी उसके हिस्से का ही है। जब पाकिस्तान के साथ सिचुएशन गड़बड़ हुई थी, यानी जब आतंकवाद की शुरुआत हुई या पाकिस्तान ने बड़े हमले किए या जब वॉर काइंड की जैसी सिचुएशन आई, तब ये सोचा गया कि भारत इस ट्रीटी को क्यों ना रद्द कर दे, क्योंकि उसके पास इसकी पूरी वजहें हैं। उरी अटैक के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद माना गया कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दे सकता है। अगस्त 2019 में, यानी बीते टर्म में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान से समझौता न तोड़ते हुए भी जो हमारे हिस्से का पानी है उसको ब्लॉक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सरकार इस बारे में काम कर रही है। हालांकि सवाल ये है कि इससे भारत को क्या मिलेगा। क्या ये इतना आसान है जितना कहने में आता है कि भारत सिंधु जल समझौता तोड़ देगा तो पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा? पहली चीज़ तो नदियाँ जो हैं उन्हें आप बांध के, कोई सामान नहीं है कि आपने उनको अपने हिस्से में ही रख लिया। नदियों का पानी आप कहाँ रखेंगे, उसको स्टोर करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अभी भारत के पास अपने हिस्से में नहीं है। यानी भारत चाह भी ले तो इन नदियाँ जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं इंडस वाटर की, उनको पूरी की पूरी तरीके से रोक कर या डाइवर्ट करके अपने मेन हिस्से पे नहीं ला सकता। हाँ, उसका फ्लो जरूर घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक दूर की संभावना है कि अभी पूरी की पूरी ट्रीटी जो है वो रद्द की जा सकती है। हाँ, एक ये जरूर संभावना है कि भारत इसमें से वेटेज ले और वो अपने हिस्से की जो नदियां हैं और जो पाकिस्तान की तरफ जो नदियां बहकर जाती हैं उसके हिस्से में जो आती हैं, ऊपर की जो सिंधु नदी के ऊपर की जो नदियां हैं, चाहे वो झेलम हो, चाहे वो चेनाब हो या चाहे वो सिंधु नदी हो, उनके पानी को भारत कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर सके, कुछ वहाँ बड़े बांध बना सके। और इसके लिए भारत ने एक तर्क भी दिया है कि जलवायु परिवर्तन का भी ये पूरा एरिया जो है उससे प्रभावित रहा है और इसी तरीके से जनसांख्यिकी परिवर्तन भी यहाँ पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत इसमें बदलाव करता है तो इससे भारत का फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसमें जो पानी है उसका भारत अपने लिए इस्तेमाल कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान जो पूरी तरीके से सिंधु नदी पर ही निर्भर है, चाहे वो खेती का पानी हो, चाहे वो पनबिजली हो, चाहे वो पेयजल की बात हो, तो उसको बड़ा झटका लगेगा और भारत के पास इसके लिए वजहें भी हैं। हाँ, पाकिस्तान इसे लेके दुनिया के सामने जाएगा, वहाँ वो रोना धोना भी करेगा। भारत को लेकिन एक और चीज़ से सतर्क रहने की ज़रूरत होगी और वो है चीन, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत के पास भी चीन से कुछ नदियां बहकर आती हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे वो सतलुज हो। और भारत अक्सर चीन पर आरोप लगाता है कि वो भारत के साथ वाटर वॉर कर रहा है, यानी वो पानी के बहाव की ना तो जानकारी देता है, उसने सीमा पार बड़े बड़े बांध बनाए हैं समझौतों का उल्लंघन करते हुए, वो कभी भी अपनी मर्जी से पानी छोड़ देता है और कभी भी अपनी मर्जी से पानी रोक लेता है। ऐसी स्थिति में भारत के पास चीन से निगोशिएट करने के लिए भी उतनी मजबूत वजहें नहीं रह जाएंगी। तो जाहिर है भारत ने डिमांड जरूर की है कि सिंधु जल समझौते में बदलाव किया जाए, लेकिन इसका आशय ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत सिंधु जल समझौते को पूरी तरह रद्द कर सकता है। हाँ, वो उसमें अपने हिसाब से बदलाव ज़रूर कर सकता है, क्योंकि नदियाँ, उनका रास्ता रोकना, वो भी जो हिमालय से नदियाँ निकल कर आती हैं, बड़ा मुश्किल होगा।